स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। न्यूज इंडिया में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका ने सीधे तौर पर शामिल होकर तेहरान के 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई अटैक किए हैं। अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो, नतांज और इस्फान तीनों परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उड़ा दिया है। इस बीच व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक साथ बैठकर इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुई थी। अब ईरान ने जवाबी हमला करते हुए इजराइल पर फिर से हमला किया है। तेल अवीव, हाइफा में जोरदार अटैक किया। इसके बाद इजराइल के कई शहरों में रसायन की आवाज सुनाई दे रही है। तो अमेरिका को भी ईरान ने कड़े शब्दों में कहा है कि हमारे पास पलटवार करने के सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन जो ट्रंप शांति की बात कर रहे थे, जो युद्ध विराम के लिए शांति दूत बन रहे थे, उन्होंने अचानक आधी रात को कैसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। और इजराइल का साथ देने के लिए पीछे ट्रंप की क्या चाल है, और अब ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका को जवाब देने के लिए कितना तैयार है। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिका के हमले से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने निभाया है इजराइल का साथ। जी हां, अमेरिका ने निभाया है इजराइल का साथ। अमेरिका ने वाकई बहुत बेजोड़ काम किया है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। पहली ट्रंप की, दूसरी नेतन्याहू ने। ट्रंप ने कहा था और चेताया भी था कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा कर दिया आधी रात में। नेतन्याहू ने भी कहा था वो दोस्त हैं, यहूदियों के दोस्त हैं। दोस्ती ट्रंप ने निभाई और कहा शानदार है, ऐसा विश्व में कोई नहीं कर सकता था। 2 बड़ी तस्वीरें जो बता रही हैं कि दोस्ती के चलते ट्रंप ने जो 3 न्यूक्लियर एसेट्स थे, फौदा में, नतास में और इस्फान में, उन तीनों को तबाह करने का दावा किया। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, यह कहा है ट्रंप ने। अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया है, नेतन्याहू ने किया है। जो दोस्ती थी वो निभाई गई। अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, यह हम आपको समझाते हैं। कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का प्रयास, हमले जारी रहे तो सैन्य अभियान और सीक्रेट अटैक से ईरान को झटका लग सकता है। तेल निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने की भी कोशिश की जा सकती है। यह आप ट्रंप का एक प्लान था। अब ट्रंप और कैसे ईरान को झेलेंगे? क्या ट्रंप आगे बढ़ेंगे? ट्रंप कहेंगे कि अब आप सरेंडर करिए, बातचीत करिए। क्या ईरान मानेगा? क्योंकि ईरान ने कहा था जब तक बम और मिसाइलें आ रही हैं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे आपको बताते हैं बंकर बस्टर बम क्या है जिससे अटैक किया है। इजराइल ये अटैक नहीं कर पा रहा था, मारक क्षमता नहीं थी, इसीलिए अमेरिका की जरूरत थी। अब हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर मारा कैसे। इजराइल लगातार हमले कर रहा था, इजराइल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जो बंकर्स थे, जो न्यूक्लियर एसेट्स थे, वो इतने ज्यादा बेस में थे कि वैसी मारक क्षमता की मिसाइल्स, बॉम्ब्स इजराइल के पास नहीं था। इसलिए इजराइल डिपेंडेंट था। आगे बढ़ते हैं। बंकर बस्टर बम GBU-57, यह है उस विमान का नाम। उसकी लंबाई क्या है? 20 फीट। वजन क्या है? 13,607 किलोग्राम। पहाड़ को 300 फीट तक चीर सकता है। यही चाहिए था क्योंकि बेस में था। केवल B-2 स्टेल्थ बम्बर ने दागा जा सकता है। B-2 स्टेल्थ बम्बर केवल अमेरिका के पास है। B-2 बम्बर 9,600 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। मिडिल ईस्ट में यूएस कहीं से भी ईरान पर हमला कर सकता है। ये जानकारी हम दिखा रहे हैं आपको। 2 चीज बता रहे हैं। पहला, B-2 बॉम्बर यानी वो जहाज जो गया। दूसरा, G457 बॉम्ब्स थे जो बॉम्ब्स गिराए गए, यानी जहाज और बॉम्ब, 2 क्या क्या चीज थी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। B-2 बॉम्बर क्या है ये भी आपको समझा रहे हैं। लंबाई है 20 फीट, वजन 13,607 किलोग्राम है, रूप में मशहूर है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट या MOP कहा जाता है। एक 30,000 पाउंड वजनी बम है। खासतौर पर अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह बम बेहद मजबूत स्टील अलॉय से बना हुआ। ये आप देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं B-2 बॉम्बर है। ऐसा ही जहाज है जिस जहाज ने, अमेरिका के जहाज ने ईरान के 3 न्यूक्लियर एसेट्स, मैं एक बार कहूंगा ग्राफिक्स से नीचे एक बार मैप के जरिए समझाने की भी कोशिश करेंगे। वो 3 ठिकाने जहां इसी B-2 बॉम्बर से मारा गया और नष्ट करा, ऐसा अमेरिका का दावा है। जी हां, ये B-2 बॉम्बर आप देख रहे हैं। क्या है B-2 बॉम्बर ये भी आपको समझा रहे हैं। MOP एक 30,000 है। ये मैप देख लीजिए। वो 3 ठिकाने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर अटैक किया है अमेरिका ने। तेहरान है, तेहरान से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, वहीं पर फोर्दो है। फोर्दो सबसे मेन जगह जहां न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था ईरान। दूसरी जो जगह है वो है नतांज।
थोड़ा आप लगभग साउथ ईस्ट आएंगे, वहां पर नतांज पड़ता है। और ठीक अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो वहां पर इस्फहान है। ये तीन वो जगह हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। एक बार फिर से आपको B-2 बॉम्बर दिखाते हैं, वो जहाज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इजराइल को थी। आप देखिए, कुछ दिन पहले नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं। युद्ध के बीच में अमेरिका जाना बहुत बड़ी चीज थी। युद्ध जहां चल रहा हो वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्लाई करके कहीं और जाए, और यह B-2 बॉम्बर है। इसी B-2 बॉम्बर पर इजराइल टिका हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने भी हमला किया था, लग रहा था कि इजराइल कमजोर है। न्यूक्लियर असेसमेंट्स नष्ट नहीं हो रहे थे। B-2 बॉम्बर अमेरिका के पास था, साथ ही साथ G4 बॉम्ब्स, G4 जो बॉम्ब्स थे, उस बॉम्ब्स को भी इसी जहाज ने गिराया है। यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। ट्रंप का हमला है, मुनीर से भी मिले हैं, नेतन्याहू से मुलाकात हुई है, कहा कुछ बड़ा होगा। ईरान के 3 ठिकानों पर हमला किया है। यह आपको हम B-2 बॉम्बर दिखा रहे हैं जिसने हमला किया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह भी समझाएंगे कि ईरान का दावा क्या है। अब तक बात अमेरिका की हुई, इजराइल की हुई, अब आपको कुछ जानकारी देंगे कि ईरान क्या कह रहा है। आगे बढ़ेंगे। ट्रंप का हमला है, मुनीर से मिले हैं, नेतन्याहू से ही मुलाकात हुई है, कुछ बड़ा होने वाला था। ट्रंप का जो हमला है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रंप ने क्या क्या किया। ट्रंप पहले मुनीर से मिलते हैं, उसके बाद नेतन्याहू से मुलाकात होती है, उसके बाद कहते हैं कि हां, बार बार कह रहे थे कुछ बड़ा होगा। G7 वाली समिट थी, उस समिट को छोड़कर वापस अमेरिका आए थे। लोगों ने कहा कि साहब युद्ध रुकवाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा हम युद्ध नहीं रुकवाएंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। उसी दिन यह बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ट्रंप युद्ध रुकवाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद कहा कुछ बड़ा होगा, और उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया। मैं एक बार पीसीआर टीम से कहूंगा, ग्राफिक्स को फुल प्लेट करके दिखाएं। ये 4 बड़ी जो क्रोनोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता था। मुनीर से मिले, मुनीर से क्यों मिले, बार बार लोग पूछ रहे थे मुनीर को क्यों बुलाया, खाना क्यों बुलाया। एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि मुनीर ही वो मुखबिर थे जिन्होंने सारे पैरामीटर्स दिए, खुफिया रूप से उन्होंने ईरान के खिलाफ काम किया, अमेरिका की मदद करी। कोई भी टारगेट अच्छे से अच्छा जहाज हो तब तक हिट नहीं होता जब तक आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट एरिया ना हो, पैरामीटर्स ना हो। पैरामीटर्स के बाद आप आगे चलते हैं। सीधे हमारे साथ 3 बड़े गेस्ट जुड़ रहे हैं। मुखर्जी हैं और आकिफ जैदी ईरान से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ईरान आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ आकिफ है, आपको आवाज मिल रही है रंजन जी और आकिफ जी? जी ठीक है। आकिफ जी, ईरान के हाल क्या है इस वक्त? अमेरिका का दावा है 3 जगह पे, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, जहां जहां न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश हो रही थी असेसमेंट से, वो तीनों कहना है अमेरिका का हमने नष्ट कर दिया। जी, मैं आपका शुक्रिया कि आपने ये अवसर दिया है कि यहाँ ईरान से मैं जुड़ सकूं। आज एक ये ऐतिहासिक और अहम दिन है जिस पर इस टॉपिक पर बातचीत हो रही है। यहाँ ईरान में आज भी सिचुएशन वैसी ही है जैसे पिछले 8-9 दिनों से है। और मैं कुम से बोल रहा हूँ इस वक्त। कुम सबसे नजदीक शहर है फोर्दो। फोर्दो के सबसे नजदीक अगर कोई शहर है तो वो कुम है। फोर्दो खुद कुम प्रोविंस में ही पड़ता है। तो यहाँ पर आज भी लाइफ जो है वो नॉर्मल है। रोजमर्रा की जिंदगी, दैनिक जीवन जो है वो यहाँ पर एक सामान्य तौर पर इस वक्त भी गुजर रहा है। मैं भी आया, ट्रैफिक है, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों की अपनी लाइफ रेगुलरली चल रही है। फिजिकली तेहरान के कुछ हिस्सों को छोड़कर पिछले 8-9 दिन की बात हो या आज बीच रात में जो हमले हुए हैं उनकी बात हो, फिजिकली ईरान में एक बहुत ही छोटे पैमाने पर लाइफ डिसरप्ट हुई है और कोई डैमेज हुआ है पिछले 8-9 दिनों में। ये 3 हमले भी, इनको भी जो यहाँ के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जिन्होंने जाके साइट पर ऑब्जर्व किया है कि जैसे फोर्दो जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, फोर्दो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और जो उसके एंट्रेंस पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हुए हैं इस हमले में, लेकिन अंडरग्राउंड कोई भी इसमें डैमेज नहीं हुआ है। और रेडियो एक्टिव मटीरियल जहां तक है वो आज से 3-4 दिन पहले ही अनाउंस हो गया था कि जितनी साइट्स का रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो उस साइट से हटा दिया गया है, इसलिए वहां पर किसी भी किस्म के रेडियो एक्टिव मटेरियल
कि किसी डिजास्टर का अब कोई इम्कान नहीं है। ये रही फिजिकल सिचुएशन। मानसिक तौर पर, मेंटल सिचुएशन के एतबार से आज भी ईरान की वही सूरत हाल पोजीशन है जो कल थी और परसों थी। यानी यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा, उनमें तीन इमोशंस पाए जाते। एक खुशी का इमोशन है क्योंकि इतने जमाने के बाद इसराइल जैसे जेनोसाइडल एंटिटी को लगातार ईरान मिसाइल के जरिए, ड्रोन्स के जरिए हमला कर रहा है। अब तक 20 लहरें यहां से जा चुकी हैं, 400 से ज्यादा मिसाइल, 600 से ज्यादा ड्रोन, उस पर खुशी है। साथ में लड़ने का जज्बा बहुत मजबूत है। जितनी धमकियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो तेल अवीव से हो, चाहे वो वॉशिंगटन से हो, जितनी धमकी बढ़ रही है, यहाँ की अवाम में, यहाँ की जनता में उतना ही ज्यादा मुकाबले का जज्बा भी बढ़ता जा रहा है। और आज के हमले के बाद इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी आई। और तीसरी चीज उम्मीद है, क्योंकि ईरानियों का मानना है कि हम लोग यहाँ, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम मजलूम हैं और हम ताकतवर हैं। दोनों वजह से उनका मानना है कि खुदा उनके साथ है और बहुत जल्द उनको एक बड़ी जी, हम लोग कल ये कह रहे थे कि ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। ट्रंप ने कहा था हम कुछ बड़ा करेंगे, ट्रंप ने बड़ा कर दिया। मानते हैं भारी नुकसान ईरान को? बहुत बड़ा आज हुआ है वो बहुत बड़ा है, ये बात सही है, लेकिन उस तरह से बड़ा नहीं है जैसे शायद आप समझ रहे हैं। हाँ। बड़ा इस एतबार से है कि ये दो मोर्चों के दरमियान, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहंकार मोर्चा एक तरफ, हाँ। और दूसरी तरफ ये प्रतिरोध मोर्चा, इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा, ये दो बड़े मोर्चों के दरमियान जो 45 साल से मुकाबला चल रहा है, आज उस मुकाबले की कहानी के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों बहुत बड़ा दिन है? क्योंकि अहंकार मोर्चे का सरदार यानी अमेरिका, वो मजबूर हो गया है, कमजोरी के उस और बौखलाहट के उस बिंदु तक पहुंच गया है कि उसे सारा ढोंग और एक्टिंग किनारे रखकर खुलकर सामने आने पर मजबूर हुआ। इस एतबार से बहुत बड़ा दिन है और यहां से बहुत बड़ा अवसर है इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के लिए कि वो आकर यहां पर इस पश्चिमी एशिया के हालात को बहुत बेहतर बनाए। इस एतबार से बहुत बड़ा दिन है। लेकिन अगर आपका मतलब यह है या किसी का भी मतलब यह है कि आज के दिन ईरान तबाह हो गया, ध्वस्त हो गया, ये हो गया, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ खूब में बैठा हुआ हूँ और मैं शहर में आज सुबह घूमा, मैंने देखा एकदम सामान्य तौर पर यहाँ पर जिंदगी गुजर रही है। पिछले 8-9 दिन में ईरान की एक बहुत छोटी आबादी है जिसने कोई धमाके की आवाज सुनी है। यहाँ पर कुंभ में तो तकरीबन किसी ने कोई भी धमाके की आवाज पिछले 8-9 दिन में सुनी नहीं है। हाँ, तेहरान में ज्यादा हुआ। ज्यादातर शहरों में जो जीवन है वो एकदम, यातायात जीवन एकदम सामान्य तौर पर गुजरता है। लोगों को पता है जंग चल रही है, लोग उसके लिए आमादा अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन एकदम सामान्य तौर पर, किसी ने कोई ना धमाके की, बहुत कम लोगों ने धमाके की आवाज सुनी है। शायद ही कोई हो जिसी ने किसी घायल आदमी को देखा हो या किसी बिल्डिंग को देखा हो जिसमें कोई नुकसान पहुंचा हो, या ये बहुत कम ये सब हुआ है। जबकि हमें जो खबरें मिल रही हैं वहां इसराइल से, जो वहां से तो पता चल रहा है कि वहां पर जीवन का बड़े पैमाने पर जो है वो, वहां पर जीवन जो है वो इससे डैमेज हुआ है। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। जी, एक बार फिर से आकिफ जैदी जी के पास चलता हूं। आकिफ जी, आप भी कह रहे हैं, रंजन जी भी कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका का दावा है कि अब जो शांति वार्ता है वो हो सकती है, अब शांति की शुरुआत हो सकती है। क्या अब ईरान बातचीत करेगा, आपको लगता है, इस हमले के बाद? देखिए, यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि इस हमले के बाद हम लोग एक स्थायी शांति के और नजदीक आ गए हैं, मेरा भी यह मानना है। लेकिन जिस शांति की बात ट्रंप जी कर रहे हैं या नेतन्याहू करता है, हाँ। ये वो शांति नहीं है जिसके नजदीक हम है। उनकी निगाह में शांति का मतलब ये है कि दुनिया की दूसरे जितने देश हैं, हाँ। वो सब उनके सामने सजदा करें। ये उनका तस्वुर है शांति का, और उस शांति के हम और नजदीक नहीं आए हैं। लेकिन शांति का एक और तस्वुर है कि जिसके अंदर जो सिद्धांत पर, आदर्शों के मुताबिक मुकाबला लड़ रहे हैं, जिसमें इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा इस वक्त सबसे आगे है, वो जीत के और नजदीक हो जाए। और जब वो जीत हासिल होगी
तो जाहिर सी बात है कि इंसानियत का उसमें ठीक है। फायदा है। हमारे साथ जमीर और- अब्बास जाफरी साहब भी प्रोफेसर हैं, ईरान से लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है जाफरी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार अनम्यूट करिएगा जाफरी साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी बिल्कुल आ रही। बहुत स्वागत है आपको सर, ईरान से लाइव जुड़ रहे हैं। जाफरी साहब, अब ईरान का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान उन मुल्कों से बातचीत करेगा? हालांकि एक बैठक है भी सारे देशों की जहां पर ईरान बातचीत करने के लिए जाएगा, ताकतवर होगा, जवाबी कार्रवाई आपकी चल रही है। अमेरिका की तरफ ईरान का रुख अब क्या होगा? पहला, कितना नुकसान ईरान को हुआ है? अमेरिका का दावा है 3 जगह पर मारा है, जितने न्यूक्लियर एसेट्स थे वो सब खत्म कर दिया है। और चौथी बात, अमेरिका ये कह रहा है कि अब शांति शुरू होगी। मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जो मैं समझा हूं उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूं। देखिए, ईरान बहुत कुदरत की हालत में इस वक्त है। ईरान में आप ये समझ लें कि यहाँ के चीफ कमांडर हैं मोहसिन रजाई, जो पहले IRGC के हेड थे। उन्होंने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें ये कहा है कि इजराइल अभी इतना कमजोर हो चुका है कि अभी हमें सीज फायर की तरफ नहीं जाना चाहिए जब तक के इजराइल और अमेरिका ये ना समझ जाए कि अगली बार ईरान के ऊपर आंख उठाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़े। यानी उनको इस पोजीशन पर ले आए कि वो पोजीशन में उन लोगों के नेक्स्ट टाइम हमला करने के लिए वो 10 बार सोचें। ईरान के लिए बिल्कुल ये क्लियर है कि एक बार जब आपकी रेड लाइन क्रॉस करके दुश्मन एंटर करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, और अगर आप उसे अलाउ करेंगे कि ये चीज वो कंटिन्यू करे, तो ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान अगर अभी पीछे हटता है तो मोहसिन रजाई साहब ने कहा कि 2 महीने के बाद दोबारा इजराइल हमला करेगा। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये जंग रुकने वाली फिलहाल नहीं है, जब तक के इजराइल और अमेरिका तस्लीम न कर ले कि उन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं ईरान के मुकाबले में। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है ईरान के लिए कि अगर इस बार उन्हें अलाउ किया तो वो हर बार फिर वो इसी तरीके से कुछ महीनों के बाद उनके प्लेन्स आएंगे और हमला करके चले जाएंगे। और किसी भी मुल्क के लिए, उसके सॉवरेन नेशन के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क जो इल्लीगल तरीके से आपके मुल्क पर हमला करता है। हाँ। मैं एक बात यहां पर ऐड कर दूं, दूसरे गेस्ट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस हवाले से ऐतिहासिक है कि एक ऐसे मुल्क पे हमला किया है कि जो मुल्क NPT जिसने साइन नहीं किया है, उसने उस मुल्क पर हमला किया जिसने NPT साइन किया है। एक ऐसे मुल्क में हमला किया है जिसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। दूसरे मुल्क पे इस बहाने से हमला किया है कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। एक ऐसे मुल्क में हमला किया है जो मुल्क में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर चुका है, और ऐसे मुल्क पर हमला कर रहा है जो कह रहा है कि मुझे शक है कि आप बनाओगे और इस्तेमाल करोगे। और इससे ज्यादा तमाम इंटरनेशनल लॉज को पैरों तले कुचलकर, आप देखें IAEA के हेड ने 3 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपी थी ये खबर कि उन्होंने खुल के कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं उन्होंने भी कंडेम किया है, तमाम दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं उन्होंने कंडेम किया है कि एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन बनाता है, जिसके पास है, जिसने इस्तेमाल किया है, वो दूसरे मुल्क पर हमला कर दे जिसको IAEA इंस्पेक्ट कर रहा हो। ये वाकई ताज्जुबावर बात है कि ऐतिहासिक दिन है इस हवाले से कि जुल्म जो है वो अपनी पीक पर पहुंच चुका है। रंजन जी, देखिए, जो लोग जुड़े हैं ईरान से, प्रोफेसर हैं वहां की यूनिवर्सिटीज के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल ये युद्ध नहीं रुकने वाला है, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया है। देखिए, मेरा एक ही चीज बताना है आपके जरिए दर्शकों को कि इंसान के जीन्स में, हमारे जेनेटिक्स में, जीन्स में ही युद्ध है। प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ था 1914 में, 18 तक चला। ऑटोमन एम्पायर का उसपे
पराजय हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस उसके बाद एक न्यू कॉलोनियलिज्म शुरू किया, और ब्रिटेन उस टाइम ज्यूज को बोला था कि आप लोगों को एक जगह हम देंगे, देश देंगे। ये हमारे जेनेटिक्स में है। ये जो पर्टिकुलर वार है एट द मोमेंट, देखिए 4 जो सीज है हमारे, मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है और रेड सी है, इनके इर्द गिर्द पूरा चल रहा है। और इसमें ईरान का जो मसला है, अमेरिका में देखिए ट्रंप एट द मोमेंट, मैं कल भी आपके चैनल के जरिए कहा था, वो एक बहुत शातिर एक बिजनेसमैन है जो कि खुददार है और अपना फायदे के अलावा किसी का फायदा सोचता नहीं है। एंड वो अभी डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड का एक पॉलिसी लेके चल रहा है। उसका ये जो मैं कहूंगा थोड़ी सी छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बचपना है। वो मुनीर को, आसिफ मुनीर को बुलाता है और अकेले में बात करता है। आसिफ मुनीर क्या है, पाकिस्तान जैसे एक रोग स्टेट का एक आर्मी चीफ है, जो कि हारने के बाद, भारत से पीटने के बाद अपने आप को प्रमोट करता है फील्ड मार्शल। उसको बुला के एक अलग करता है। ईरान और इजराइल के वार में मुनीर का वो हेल्प लेता है। पर आपने अभी कहा आपके चैनल से, उससे कुछ इंटेलिजेंस, देखिए अमेरिकन जो एजेंसीज है वो सक्षम है, मुनीर का हेल्प उसको नहीं चाहिए। हाँ वो, अच्छा, आसिफ मुनीर एक सुन्नी सेक्ट के लीडर हैं, तो वो ट्रंप बड़ा कंफ्यूजिंग एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, तो उसका कोई इंपैक्ट ईरान में है नहीं। फर्स्टली, ईरान एक सिया बहुल देश है, और जो अरब मुस्लिम देश है, कोई भी डायरेक्टली ईरान के साथ अभी खड़ा नहीं होने वाला है। तो बात यह है कि हाँ, हिजबुल्ला और हमास को ईरान ने काफी मदद दिया है। वो ईरान को, ठीक है रंजन जी, एक मिनट रुकिएगा इसी चीज को। ईरान से हमारे साथ जैदी साहब हैं। जैदी साहब, क्या आपको लगता है पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करी है, ईरान को धोखा दिया है? जैदी साहब, देखिए, ये मेरे ख्याल में इसके बारे में कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसको ना कंफर्म करते हुए, रिजेक्ट करते हुए। और ये एक बहुत इस वक्त का कोई इंपॉर्टेंट और अहम सवाल भी नहीं है। इस वक्त जो मुकाबला है वो 2 मोर्चों के दरमियान है। एक मोर्चे की लीडरशिप जो अहंकार मोर्चा है, जो साम्राज्य मोर्चा है, उसकी लीडरशिप अमेरिका के पास है। दूसरी तरफ जो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा है, उसकी लीडरशिप वो ईरान के पास है। और ये टक्कर एक नए स्टेज में दाखिल हुई है कि जो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। अमेरिका ने जो ये हमला किया है वो दिखा रहा है कि ये मैंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, लेकिन किसी भी मोर्चे के अंदर जब मोर्चे का सरदार, माफी के साथ जैदी साहब रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला हुआ है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर अटैक किया है। ईरानी समय के मुताबिक देर रात 2:30 बजे यह हमला किया गया। ठिकाने को नुकसान पहुंचाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने यह दावा किया है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके जितने न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सब सुरक्षित है। बड़ी चीज आपको बता दें, ईरान का दावा है अमेरिकी हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने जारी की है सैटेलाइट की नई इमेजेस, अमेरिका के हमलों का दे रहे हैं माकूल जवाब। अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था। अब आपको बता रहे हैं ईरान ने जारी की है इमेजेस, अमेरिका के हमले का दे रहे हैं माकूल जवाब। जी हां, हम आपको बता रहे हैं ईरान का पक्ष, अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था। ईरान ने कहा है कोई नुकसान हमको अब तक नहीं पहुंचा है, हमारे परमाणु संयंत्र बिल्कुल सुरक्षित है, अमेरिका से बिल्कुल असर। सीधे जरी साहब के पास। जरी साहब, जो बात आप कह रहे थे ऑफिशियली आया है कि कोई भी नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। अमेरिका का दावा है कि हां, हमने नष्ट कर दिया। जो यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, मैंने उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ा है, तो उसमें यह कहा गया है कि माइनर डैमेज इन लोकेशंस पर हुआ है, लेकिन कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां से लीक नहीं हुआ है, क्योंकि वहां से ये सारा
रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां से पहले ही हटाए दिए गए थे। और दूसरी बात, इसको भी आप मद्देनजर रखिए कि ये जैसे कि हमारे आपके दूसरे मेहमान ने ये कहा, बचकानापन, बिल्कुल बचकानापन है कि कोई समझे कि वो 2-3 लोकेशन पर कोई हमला कर देगा और उससे एक देश जिसके अंदर एक टेक्नोलॉजी और एक इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है, हजारों की तादाद में इसमें लोग काम करते हैं, इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ चंद बिल्डिंगों को कोई नुकसान पहुंचाने से वो इंडस्ट्री और वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह उस देश से खत्म हो जाएगी, ये बचकानापन है। अगर कुछ बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है, उससे बेहतर बिल्डिंग्स जो है वो अगले साल तक बन जाएंगी, तो इसमें कोई खास मसला नहीं है। असल मसला यहां पर यह है कि अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है कि उसको इस किस्म के एक तो उसे खुलकर सामने आना पड़ा। किसी भी मोर्चे का जब सरगना और बदमाश उसका सबसे आगे आके लड़ता है, आप जान लीजिए कि उसके जितने पिट्ठू हैं उसमें कोई दम नहीं बचा है, वो मजबूर है खुद आके लड़े। दूसरी बात ये, उसको ये ड्रामा करना पड़ रहा है कि इस तरह से 3 जगह हमला करके। जरी साहब, मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, जाफरी साहब आपके पास आऊंगा। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, एक बार सुनाते हैं आपको। Ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. आगे बढ़ते हैं। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का संबोधन आया है। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कहा, मैंने कोशिश की युद्ध ना हो, लेकिन हमला करना पड़ा। ईरान के पास अभी भी समय है, शांति के रास्ते पर लौटे। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए हैं। मिडिल ईस्ट में नागरिकों की जान गई। ऐसा नहीं कर सकती। ट्रंप का बड़ा बयान। लोग हैं हमारे साथ और ईरान से भी लाइव हैं, सीधे चलते हैं जैदी जी के पास। जैदी जी, अमेरिका कह रहा है कि कोई देश ऐसा नहीं कर सकता। इजराइल कह रहा है जो काम ट्रंप ने किया है वो भी कोई नहीं कर सकता है। मकसद यही था कि जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो तबाह हो। अब अमेरिका कह रहा है कि साहब अब शांति हो जाएगी। जी, मैं सहमत हूं इस बयान से कि जो अमेरिका ने और इस्राइल ने इस वक्त किया है, चाहे वो आज सुबह की बात हो, पिछले 8-9 दिन की बात हो, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी, मिसकैलकुलेशन था। और इतनी बड़ी बेवकूफी और मिसकैलकुलेशन सिर्फ ऐसे ही एरोगेंट, अहंकारी और कम बुद्धि रखने वाली ताकतों से हो सकती है। अब ट्रंप के बयान की अगर बात हो रही है तो ये उस देश के ये प्रेसिडेंट है जिन्होंने कहा है हम कनाडा को कब्जा कर लेंगे, पनामा कनाल को, ग्रीनलैंड को, हम यूक्रेन में ये कर देंगे, हम गजा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ये आपके 3-4 महीने के ही ये बयानात है, आप देख रहे हैं उस सब का क्या असर है। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बोलापन जो इनके अंदर पाया जाता है, उसकी एक और ये मिसाल है। लेकिन मिसकैलकुलेशन जो इस बार इसराइल और अमेरिका ने किया है, ये पिछले तमाम उनके मिसकैलकुलेशन से ज्यादा बड़ा है और इसका परिणाम आइंदा चंद दिनों में अभी नजर आएगा। तो इसलिए हमें अगर इनकी बातों को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना है तो अच्छा है एंटरटेनमेंट के तौर पर, लेकिन ये क्या अफसोस की बात है कि बहुत खतरनाक किस्म का एंटरटेनमेंट है कि जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान और बर्बादी खुद इसराइल और अमेरिका को अभी चंद दिनों में। जाफरी साहब भी है हमारे साथ, जाफरी साहब के पास चलेंगे। जाफरी साहब, ईरान का पलटवार, ईरान लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर, अमेरिका को जवाब कैसे देगा? देखिए, जवाब कैसे देगा वो तो बात की बातें दे रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर आपने शायद दिखाया था कि हाइफा इस वक्त जल रहा है, यानी ईरान जवाब देगा नहीं, ईरान जवाब दे रहा है। ये जो आपके लिए क्लियर होना चाहिए, व्यूअर्स के लिए भी क्लियर होना चाहिए, पिछले 8-9 दिनों में इजराइल अपने घुटनों पर आ चुका है। आप सोचें, हाइफा के जो गवर्नर हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल न्यूज चैनल को और कहा कि हम 2 हफ्ता रुक नहीं सकते, 2 हफ्ते के बाद हाइफा में क्या होगा मैं बता नहीं सकता हूं। हाइफा की पूरी लाइफ स्टैंड स्टिल है, 90% पॉपुलेशन बंकर्स में है। इजराइल के जो मेन लोकेशन है, देखिए एक जमाना था जब ये तस्वुर था कि इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी आयरन डोम है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। 20 साल तक ये ड्रामा चला, ईरान ने उसे तोड़ दिया।
ईरान ने, अब ऐसा नहीं कि एक रात एक दिन, ईरान रोज 19 हमले कर चुका है ईरान अभी तक। हाँ। 19 राउंड्स हमले कर चुका है। एक बार भी आयरन डोम ऐसा नहीं हुआ कि काम कर सका। वो कहते हैं 60% हमने रोक लिया, 70% रोक लिया। तो आपके पूरे पूरे शहर तबाह कैसे हो रहे हैं? मोसाद का हेडक्वार्टर कैसे तबाह हो गया? एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से, सीधा उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जंग के बीच ईरानी सेना का बड़ा बयान, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। ईरानी सेना आत्मरक्षा के सभी विकल्प खुले रखे हैं, सरेंडर नहीं करेगा ईरान। जाफरी साहब, सरेंडर नहीं कर रहा ईरान। देखें, ये तो मैं यही कह रहा हूं कि सरेंडर इजराइल करेगा और अमेरिका करेगा, ईरान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखें, दो वजह है, मैं आपको बताता हूं। एक तो जंग में एक ताकत दो मुल्क के पास है कि कौन किसको मार सकता है, ईरान और इजराइल। इजराइल तो खुद अमेरिका, इजराइल के पास खुद का तो कुछ है नहीं, वेपन्स भी अमेरिका के, जीता भी फकीर मुल्क है, एड अमेरिका की तो जिंदा रहता है, वरना इजराइल के पास खुद का है क्या? खुद की कोई चीज नहीं है उसके पास। तो इजराइल और या ईरान के मुकाबले पे जो अमेरिका है, उस दोनों में ताकत है कि एक दूसरे को मार सके। कहां मार सके? जिस नुक्ते पे चाहे प्रिसीजन से ईरान भी मार सकता है और इजराइल भी मार सकता है, या अमेरिका भी मार सकता है। तो मारने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि मार खाने के बाद लड़ कौन सकता है ज्यादा, कौन ज्यादा साबित कदम रह सकता है। तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सभ्यता 2500 साल पुरानी है। ठीक बात। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पर इमाम हुसैन और करबला है। यहाँ की सिद्धांत ये है कि सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। ठीक है सर, आ रहा हूं। यहाँ पर इमाम हुसैन रंजन जी के पास जाना रहिएगा, जाफरी साहब रहिए, आ रहा हूं पास, रंजन सर के पास। रंजन सर, आगे क्या दिख रहा है आपको? ईरान कह रहा है ईरान झुकेगा नहीं, हमले लगातार कर रहा है। तो क्या जो एक विकल्प अमेरिका बार बार दे रहा है इस हमले के बाद और हमले से पहले कि अब ईरान बातचीत कर ले, अब शांति वार्ता हो, ईरान कह रहा है साहब ईरान सरेंडर नहीं करेगा, तो क्या यह युद्ध लंबा खींचेगा? प्लस जो मेरा सवाल है कि अमेरिकी हमले के बाद क्या कुछ बड़े देश ईरान की तरफ आ सकते हैं इजराइल के खिलाफ? क्योंकि अब अमेरिका ने खुले तौर पर एंट्री कर दी है। जो ट्रंप कह रहा है या जो हमारे मित्र लोग कह रहे हैं ईरान से, हाँ। वो दोनों की बातें जो एक वार या युद्ध का जो एक नियम है उसके तहत है। कोई देश एक युद्ध में ये नहीं मान सकता कि हम झुक जाएंगे, हम सरेंडर कर देंगे, ये नहीं होगा। ट्रंप भी जो कर रहा है वो बार बार हॉट कोल्ड टाइप काम कर रहा है। तो पहले बोला 2 हफ्ते का हम विंडो दे रहे हैं, अब ऑलरेडी अटैक कर दिया 3 जगह और बड़ी लंबी चौड़ी बातें, सब कुछ ये कर दिए वो कर दिए। ईरान के लोग कह रहे कुछ नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड प्रोपागेंडा दोनों तरफ से चलता रहेगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारा ज्यादा नुकसान हुआ है, हमने पूरा तबाह कर दिया है, ये बोले नहीं किया है, ये अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन रशिया ने बड़ा एक बयान पुतिन साहब ने 3 दिन पहले दिया कि हमारे कुछ लोग ईरान में काम कर रहे हैं और वो जो न्यूक्लियर प्लांट्स में काम कर रहे हैं वो कोई परमाणु हथियार बनाने के प्लांट नहीं है, बट वो नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बाकी चीजों के लिए है। तो वहां पे हमारे लोगों को नुकसान ना हो, ये जरा देखिएगा। तो मेरे को नहीं लगता, मैं पहले भी जैसे कह रहा हूं कि हर एक कोई अरब मुस्लिम देश ईरान के डायरेक्ट फेवर में आके अभी लड़ेगा नहीं, ना रशिया ईरान के फेवर में आके लड़ेंगे। अमेरिका का ये शुरू से वार रहा है, अमेरिका डायरेक्टली आ गया है। और ये भी बात सही है कि अमेरिका एंड इजराइल एक ही टाइप है। मेरा ये मानना है कि इंडिया का बहुत अच्छा मित्रता है ईरान के साथ और बहुत पुराना मित्रता है। जब इंडिया में चैतन्य महाप्रभु आज से करीब 1000 साल पहले वो भक्ति मूवमेंट लाया, उसी टाइम पे सूफी मूवमेंट ईरान में चालू हुआ, एक ही टाइम साइमल्टेनियसली। हमारा हिस्ट्री कल्चर काफी मिलता भी है और उसी हिसाब से हमारे साथ बहुत 1992 के बाद से बहुत अच्छा रिलेशन इजराइल के साथ भी है। हमारे पीएम दोनों देश का एक साथ पहले ईरान गए, उसके बाद इजराइल गए। इंडिया को बड़ा एग्रेसिवली दोनों को समझाना चाहिए और शांति वार्तालाप के लिए टेबल पे बैठाना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीमेसी की वार नहीं होनी चाहिए।
जितना वर्ड्स पे हम लड़ाई करेंगे कि हम नहीं झुकेंगे, सर कट जाएगा, हम नहीं झुकेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होता है। नुकसान कम हो ज्यादा हो, नुकसान नुकसान होता है। आम जनता का क्या लेना देना है? तो इस पे एरोगेंसी आ जाती है, ईगो आ जाता है। लेकिन जो हमारी परंपरा, हमारा धर्म, संस्कृति सिखाता है कि ईगो को एक तरफ करके शांति वार्ता पे करो और लीव एंड लेट लीव पॉलिसी लेके चलो। मैं यहाँ पर कुछ जैदी सर के पास जाना है एक बार। ठीक है जैदी सर, ये आज तक की बातचीत हुई कि साहब हमला भी हो गया, ईरान कह रहा है कि साहब ईरान अब झुकेगा नहीं, हमने ऑफिशियल वक्तव्य आपको दिखाया। क्या कुछ नए देश जैसे अमेरिका ने हाथ मिलाया, इजराइल के साथ हमला किया, क्या आपको लगता है कि कुछ और बड़े देश ऐसे होंगे जिनको अब आगे आना चाहिए ईरान के साथ? जी मेरे को जैदी साहब। जी इस वक्त दुनिया की जो जनता है हाँ। वो मजलूम के साथ है, वो पीड़ित के साथ है और वो ईरान के साथ है, क्योंकि वो ईरान को हक पर देखती है। मैं गवर्नमेंट्स की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट्स में अलग अलग टाइप के नजरिया है, लेकिन जनता की बात कर रहा हूं। जहां तक रही दूसरे सरकारों और देशों के फौज और सेना का साथ में ईरान के आना, मुझे ऐसा लगता नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि ईरान को जरूरत नहीं है। ईरान ने अपने आप को इस युद्ध के लिए 40-45 साल से तैयार किया है, उसे कोई जरूरत नहीं। पुतिन साहब का ही बयान था 3-4 दिन पहले, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस युद्ध में ईरान की मदद करेंगे, तो उन्हीं ने क्या कहा, उन्हीं ने कहा कि हमने ईरान से पहले किसी जमाने में जो है वो सैनिक कोऑपरेशन की बात भी की थी, तो ईरान ने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और ये बात सही है, क्योंकि ईरान को इस जरूरत महसूस नहीं करता है। दूसरी बात जो हम आपके साथी ने, रंजन साहब ने कहा, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं, और वो ये है, मैं बहुत ही शॉर्ट 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। वो टिप्पणी ये है कि ईरान, ये युद्ध के बारे में जब बात होती है, युद्ध से सबका नुकसान होता है, युद्ध बुरी चीज है वगैरह, मैं एक हद तक आपसे सहमत हूं। लेकिन एक जमाना था कि जब हम अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ, गांधी जी ने भी एक मोर्चा खोला था और उसमें कहा था करो या मरो, वहां पर कहा था भारत छोड़ो। वहां पर यकीनन हमने से कोई नहीं कहेगा कि कितनी बुरी बात है अंग्रेज साम्राज्य से मुकाबला करना, लड़ना। आपको रुको सर, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका सतर्क हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका सतर्क हुआ है। ईरान एम्बेसी से अमेरिका का स्टाफ घटाया जाएगा, इराक की एम्बेसी से अमेरिकी स्टाफ कम करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस समय। कंटिन्यू रखिए जरी सर। जी हाँ, तो इसलिए जिस तरह से जब मुकाबला हमारा अंग्रेज साम्राज्य के साथ हो रहा था, तो वहां पर कोई ये नहीं कहता, हत्ता गांधी जी जो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, वो भी नहीं कह रहे थे कि मिलकर रहो, मोहब्बत से रहो अंग्रेज साम्राज्य के साथ, बल्कि कह रहे थे करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा जिसकी लीडरशिप ईरान के हाथ में है, ये कह रहा है कि वेस्ट एशिया छोड़ो, साम्राज्यी ताकतों छोड़ो, अमेरिका इस एरिया को छोड़ो, इसराइल जो कि वेस्ट की नाजायज औलाद है, जिसको जबरदस्ती यहां पर वेस्ट एशिया में क्रिएट किया गया है, यहां से छोड़कर जाओ, जो तुम लोग आए हो यूरोप से यहां बसने के लिए। तो इसलिए यहां पर जब हम इस किस्म की युद्ध की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये हक और बातिल, इसमें जो है गुड एंड इविल का मुकाबला हो रहा है। और इसलिए यहां पर बहुत ही सिंपल माइंडेड होगा ये कहना कि नहीं, युद्ध बहुत बुरी चीज होती है, हमेशा सबको मिलकर रहना चाहिए, सिर्फ आम जनता का नुकसान होता है। आम जनता का नुकसान इसलिए है क्योंकि साम्राज्य के अभी सर आपके पास भी आता हूं, जाफरी सर आपके पास भी आता हूं, आपको आगे लेकर चलेंगे। ये तो बात हुई युद्ध की। अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का प्रयास अमेरिका कर सकता है। हमला कर दिया है, अब कह रहा है कि नहीं साहब बातचीत कर लो। हमला जारी रहे तो सैन्य अभियान, सीक्रेट अटैक से ईरान को झटका लग सकता है। तेल निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, और आर्थिक प्रतिबंध जो है उसको और बढ़ाया भी जा सकता है। एक बार आपको मैप दिखाते हैं, मैप के जरिए एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कहां कहां पर अमेरिका ने हमला किया है। उससे पहले बड़ी चीज देख लीजिए, हमला जारी रहे तो सैन्य अभियान चलता रहेगा ट्रंप का। सीक्रेट सर्विसेज से लगातार जानकारी ले रहे हैं ट्रंप। साथ ही साथ अब वो अपील भी कर रहे हैं कि अब पीस आ सकती है, यानी बातचीत हो सकती है, शांति हो सकती है।
मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो 3 जगह जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये 3 जगह, पहला है फोर्दो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये था, दूसरा नतांज है और तीसरा इस्फहान है। ये सब तरीन के बिल्कुल नीचे है। ये 3 अमेरिका की नजर में ये वो जगह है जहां ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था, बहुत करीब था। ट्रंप ने बार बार कहा था कि हम आपको न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे, ये खतरा है। ये ट्रंप का अपना वर्जन था। ट्रंप ने कहा था कुछ बड़ा होगा। इन 3 संरक्षणों पर अमेरिका ने B-457 बॉम्ब्स गिराए हैं और B-2 बॉम्बर, जो जहाज हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसी जहाज से बम गिराकर इसे नष्ट करने का अमेरिका ने दावा किया है। वापस चलते अपने पैनल की तरफ। अब चलेंगे सीधे रंजन सर के पास। रंजन सर, अमेरिका का अपना दावा है, ईरान का अपना दावा है, इंतजार है रूस और चीन क्या कहेंगे? देखिए, रूस और चीन तो टेक्निकली अमेरिका के अगेंस्ट में है, हाँ, वॉर ईरान के फेवर में है, ठीक है। और इस पे ऑलरेडी रशिया का बयान भी आ चुका है, और लगातार इकोनॉमिक फ्रंट पे अमेरिका के साथ चीन का टक्कर चल रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें रशिया और चीन फेवर में रहेगा ईरान के, बट डायरेक्ट फेवर में नहीं आएगा, कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा, जो हमारे ईरान के मित्र भी कहे हैं। हाँ। लेकिन बात यह है कि एक नेगोशिएशन की वार्तालाप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्शन किया गया है। ये हमारे फ्रेंड फ्रॉम ईरान भी मान रहे हैं। मेरा उम्मीद ये है और गट फीलिंग ये है कि अमेरिका अब ऐसा परिस्थिति बनाएगा कि ये नेगोशिएशन टेबल में बैठे ईरान के साथ। ठीक है, जैदी सर के पास चलता हूं, जाफरी साहब के पास। जाफरी साहब, क्या अब ईरान को टेबल पर बैठना चाहिए? हालांकि ईरान ने कहा नहीं बैठेंगे, लेकिन युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं होता, बात आज नहीं तो कल करनी ही पड़ती है। तो क्या ये वो वक्त है जब ईरान को टेबल पर बैठना चाहिए बातचीत के लिए? एक बार अनम्यूट करिएगा जाफरी साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, एक भारतीय होने के लिहाज से, जो ईरान में एजुकेशन भी मैंने हासिल किया है, लंदन में भी हासिल किया है, मैं अगर ये कहूं कि अगर कोई हमारे मुल्क पे ऐसे हमला कर देता और हमारे मुल्क के टॉप कमांडर्स मार देता, हमारे मुल्क के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देता, हमारे मुल्क के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देता, और हमसे कोई एक हफ्ते के बाद कहता है कि भाई युद्ध अच्छी चीज नहीं है, इनसे समझौता कर लो, तो हम क्या कहते? हमारे मुल्क में उस वक्त क्या फीलिंग होती? डेफिनेटली वही फीलिंग जो हमारी नेशनलिज्म के अंदर है, वही फीलिंग इस वक्त ईरान में है, बल्कि उससे 100 टाइम्स ज्यादा है। और इस वक्त वीक कौन है? सीज फायर कौन करना चाहता है? देखिए, आप बहुत केयरफुल, ट्रंप का जो ट्वीट है, पहले उन्होंने कहा कि हमने मार दिया, हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, हमने सब खत्म कर दिया, फौरन कहा अभी पीस का टाइम है, यानी कि आप मत मारो, हम डर रहे हैं आपसे। यानी पीस की बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो पावर में है। और ये जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, ट्रंप के ऊपर कई प्रेशर है। एक तो उनकी सेनेट और कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया था ये वॉर को, उन्होंने खुद ही किया। दूसरी तरफ से जितने अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सब ने कहा कि अगर ईरान पे हमला करोगे और अगर सीरियस हमला हुआ तो तुम्हारे लिए क्लियर है कि मिडिल ईस्ट में तुम्हें बहुत लाशें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारे जितने एयर बेसेस हैं सब ईरान के लिए बहुत आसान है उन पे मारना। आप देखिए, पिछली बार ऐन अल असद पे जब हमला हुआ था, जब कासिम सुलेमानी शहीद किए गए थे, तो ईरान ने ऐन अल असद, जो इराक में इनका एयरबेस है, उस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस वक्त हमला किया था। ट्रंप ने क्या किया? 24 आवर्स रुके और उसके बाद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम नहीं चाहते जंग को आगे बढ़ाना। यानी ईरान के अंदर यह क्षमता है कि जितने एयर बेसेस हैं अमेरिका के, वो पूरे तबाह कर दे। यानी आप तस्वुर नहीं कर सकते कि ईरान क्या कर सकता है। इसलिए जो ट्रंप ने किया है वो एक ऑनरेबल एग्जिट, इज्जत से विदाई चाहता है। उसने मारा और ऐसा मारा कि कुछ हुआ नहीं है, और उसके बाद वो कहता है ठीक है, अभी हम लोग ने मार दिए, दुनिया को मैं बता दूंगा हमने मार दिया, हमने बहुत जोर से मारा, अब हम पीस कर लेते हैं। लेकिन उसे लगा कि ईरान ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ईरान ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीबीएस न्यूज में एक न्यूज छपी।
रंजन सर, भारत का रुख क्या होना चाहिए? कई देशों ने निंदा करी है इस हमले की। यूएन ने भी कहा है कि साहब अमेरिका ने गलत किया है। भारत का रुख आने वाले समय में इजराइल और ईरान को लेकर क्या होगा, और जो अमेरिका ने बीच में एंट्री ली है, इस पर भारत का रुख क्या रहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारत का रुख ऐसा होना चाहिए, ईरान हमारे मित्र देश है और बहुत पुराना मित्रता है, सांस्कृतिक एक कनेक्शन है, और इजराइल के साथ भी 1992 से हमारा मित्रता है। तो भारत बहुत एग्रेसिवली, अनलाइक एनी अदर कंट्री, अनलाइक रशिया, अनलाइक चाइना, अनलाइक अमेरिका, भारत दोनों देशों के साथ एग्रेसिवली एक ये सेतु बंधन का काम करने में सक्षम हो सकता है, और भारत को यही करना चाहिए। ठीक है, एक बार जैदी जी के पास। जैदी जी, क्या जो बातचीत का दौर है, जब तक रूस, भारत, चीन जैसा बड़ा देश नहीं बैठेगा जो कि अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात कर पाए, तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी? या आपका मानना है कि बातचीत करनी ही नहीं चाहिए, युद्ध चलते रहना चाहिए? देखिए, यहां पर मैं बस बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ यहाँ के नेता हैं, रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी, उन्हीं ने कुछ दिन पहले इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट दिया, और उन्हीं ने कहा कि ईरान किसी भी हाल में किसी भी किस्म की जबरदस्ती और दादागिरी को कबूल नहीं करेगा, चाहे वो जंग की शक्ल में हो। और यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट यहाँ तवज्जो करिए, चाहे वो जंग की शक्ल में हो, चाहे वो युद्ध विराम की शक्ल में हो जो जबरदस्ती थोपा जाए, क्योंकि दोनों जुल्म है। अगर जबरदस्ती युद्ध विराम थोपा जाएगा वो भी जुल्म है। तो इसलिए इस वक्त ईरान ऐसे किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा कि जिसमें उस पर थोपा जा रहा है कुछ। लेकिन जब इसराइल, तो खैर इसराइल की तो कमर टूट चुकी है, जब अमेरिका ये मानने और स्वीकार करने पर मजबूर होगा दुनिया के सामने कि हम भी नहीं मुकाबला कर सकते, उस वक्त बातचीत जरूर होगी। तो बातचीत के लिए फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत रोशन है, लेकिन वो तब जब अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर होगा। ठीक है, ठीक है। आपको एक एंगल और समझाते हैं जो कई विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने बताया। एंगल क्या है? क्या ट्रंप का मुखबिर मुनीर है? बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। मुनीर से जो मुलाकात हुई थी वो क्यों हुई थी? मुनीर को क्यों बुलाया गया था? मुनीर को इतना सम्मान क्यों दिया गया था? बार बार ये सवाल उठ रहा है। ईरान के बारे में क्या जानकारी ली थी? ईरान के सैन्य ठिकानों की क्या जानकारी चाहिए थी? सैन्य ठिकानों के खुफिया राज चाहिए थे? क्या पैरामीटर्स चाहिए थे? बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुनीर ने मदद करी है अमेरिका की, और उसके बाद कहा भी कि साहब नोबेल दे दीजिए। बड़ी चीज है। आप देखिए, एक तरफ दो देश लड़ रहे हैं, तीसरे देश का मिलिट्री चीफ या फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका जाता है, सम्मान पाता है, कहता है नोबेल दे दीजिए। आखिर इसके मायने क्या है? बार बार एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या मुनीर ने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसके बाद ही यह काम हुआ? रंजन साहब, मैं वापस आऊंगा इसी खबर पर। कुछ ना कुछ तो था जो मुनीर गए, उसके बाद नेतन्याहू जाते हैं, तो कोई ना कोई डाटा, कोई मुखबिरी, कोई इस्तेमाल, कुछ तो था, क्योंकि अटैक मुनीर के जाने के बाद हुआ है। रंजन सर, देखिए, मुनीर, मैं फिर से दोहराऊंगा कि आसिफ मुनीर बहुत ही एक छोटा व्यक्ति है। अभी इंडिया से इतना मार पड़ा, उसके बाद वो अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया, और उसी सेम लैंग्वेज में मैं कहूंगा कि अमेरिकन जो करंट प्रेसिडेंट है वो एक शातिर बिजनेसमैन है। वो किसी भी खुददार है, अपने लिए सब कुछ सोचता है। तो वो मुनीर के जरिए, पाकिस्तान के जरिए अपना नाम प्रपोज कराया नोबेल पीस प्राइज के लिए। बट ऐसा व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा या नहीं, ये नोबेल देने वाले तय करेंगे। एक बार जैदी साहब, तो जैदी साहब आपका कमेंट पाकिस्तान पर। मुनीर का रोल यहां तक सीमित है। जैदी साहब, और दूसरी, आ रहा हूं, वक्त की कमी है। जैदी साहब जी, मेरे हिसाब से ये टॉपिक जो है इररेलेवेंट है कि पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है। इसमें जो है कोई खास किरदार ना पॉजिटिव या नेगेटिव फिलहाल है। ये टक्कर है दो मोर्चों के दरमियान, एक का सरगना है अमेरिका और एक का लीडर है ईरान। हमें फोकस रखना चाहिए ताकि अपने दर्शकों को सही मालूमात पहुंचे। थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और न्यूज इंडिया से जुड़े।
कोशिश हमारी यही थी 1 घंटे में कि समझाएं, अमेरिका ने हमला किया है, अमेरिका ने कहा था हम कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा किया है, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।